हर पल एक उम्मीद रहा करती थी। हर पल एक इंतज़ार रहता था कि आज दिन सुधर जाएँगे। किसे मालूम था हर पल के इंतज़ार में ये दिन और ज़्यादा बिखर जाएँगे। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानिकेत, हेलो कुमाऊँ से। जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेके आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। इस वक़्त मेरे स्टूडियो में मौजूद है जिन पंक्तियों से शुरुआत करी थी इन पंक्तियों के रचयिता। मेरे संग मौजूद हैं हमारे रानीखेत के बहुत खूबसूरत एक लेखक जिनका नाम है शक्ति वर्मा। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊँ के इस डिजिटल स्टूडियो में आपका। और जिन पंक्तियों से मैंने शुरुआत करी, क्या खूबसूरत आपने ये पंक्तियाँ लिखी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले कितने वर्षों से आपने लिखना शुरू किया है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस कोई 2-4 साल हुए होंगे। 2-4 साल से आपने लिखना शुरू किया जी। है। लगभग कितनी रचनाएँ किन-किन विषयों पर अभी आप लिख चुके हैं? ये तो नहीं पता कि रचना कितनी होंगी, हुँ। क्योंकि ऐसे मैंने कुछ गिन कर नहीं रखी है। कभी हाथ में फ़ोन होता है तो टाइप कर लिया, जी। कुछ मन में आया तो, हाँ, हाँ, कभी हाँ। डायरी या कोई भी कॉपी हुई तो लिख लिया। हाँ, और लिखने के लिए कभी नेचर पर भी लिखा है, हाँ। और माँ पर लिख दिया, जैसे अरे कोई वाह! ख़ास दिन जैसे हुँ। पिता का है या कोई, तो उस पर लिख दिया इस हाँ, तरह हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोस्तों, हमारे संग जो मौजूद है शक्ति वर्मा जी काफ़ी खूबसूरत ये लेखक हैं। इनने अलग-अलग विषयों पर जो है अपनी कविताएँ लिखी हैं, अपनी रचनाएँ करी हैं। तो मैं चाहूँगा मैम आज हमारे दर्शकों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या सुनाना चाह रहे हैं आप? मैंने कुछ लाइनें हेलो रानीखेत के लिए ओह! आपके लिए लिखी थी। अच्छा, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे हेलो रानीखेत के बारे में जो लिखा है, इसे ही हमारे दर्शकों को सुना दें। ठीक है। हेलो रानीखेत, तुम प्रतिभाओं को उबारने का एक जरिया हो, हम कतरा पानी का तुम दरिया हो। क्या बात है! ना जाने तभी हैं कितनी ही प्रतिभाएं इस शहर में, ला ही दोगे उन्हें भी सामने, जंगल में छिपी चमक है जैसी। क्या बात है! कल्पनाओं में जी रही जिंदगी का वास्तविकता हो, अंधेरों में डूबी सितारों की चमक का निमित्त तुम हो। ओह! बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए थैंक इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखने के लिए। और वाक़ई जब किसी लेखक के संग बैठते हैं, तो उस वक़्त लगता है कि हम लंबी-चौड़ी बातचीतें तो कर लेते हैं, लेकिन उन बातचीतों को जब संक्षिप्त में पिरोना होता है, तो ये भी बहुत कठिन कार्य होता है। ये आप जैसे लेखक ही इसे कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत आपने हमारे हेलो रानीखेत के लिए लिखा है, तो पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने खूबसूरत शब्दों से आपने हमारे कार्यों का वर्णन किया है। आपसे जानना चाहूँगा मैम, जैसा आपने बताया कि प्रकृति के बारे में आपने लिखा है, माँ के बारे में लिखा है। सबसे पहले प्रकृति के बारे में जब आप लिखते हैं, तो क्या उस जगहों में आप होते हैं या फिर सिर्फ़ ये कल्पना मात्र है? नहीं, कभी जैसे बहुत ज़्यादा हमें हुँ, महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है और हुँ, बारिश की शायद ज़रूरत है, तो भी हुँ, वो फीलिंग आने लगती है मन में कि जैसे हम देख रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा हाँ, और धरती की हालत क्या है हुँ, इस वक्त। तो उसके लिए फिर हम, मतलब उसके लिए फीलिंग ऐसे आने लगती है जैसे कि हम शायद अपने लिए फील करने लगते हुँ, हैं, क्योंकि धरती का जो अगर हम मान के चले तो एक स्त्री से हाँ, संपर्क बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए तो ऐसे ही मैंने उसके लिए एक लिखी थी एक बार की बिखरा सिंगार, क्योंकि हाँ, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का ही है कि किस तरह से हम हाँ, ही लोगों ने, प्रकृति को लेकर, हाँ, प्रकृति बिखरा को लेकर, सिंगार, पृथ्वी के लिए अच्छा, मैंने किया था। तो क्योंकि किस तरह से हमने उसको खुद अपने हाथों से हुँ, नष्ट कर दिया है, उसकी हुँ, जितनी भी सुंदरता थी वो किस वजह से ख़त्म हुई है, हुँ, उसका कारण मेन तो हम ही लोग हैं ना। हाँ। तो तब मैंने ये लिखी थी बिखरा सिंगार उसके तो लिए। मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार दर्शकों को इसे सुना दीजिए आप, फिर इसके जी। बारे में बातचीत करते हैं। बिगड़ गया अब रूप मेरा भी, बिखर गया सिंगार ही जैसे, सजी हुई थी अलकाओं से, नव तृण पल्लव पुष्प मालाओं से, हरित कृतिकाओं से बंधी हुई थी, अरुण प्रकाश से चमक रही थी, चहक रही थी झरनों के गिरते जल की छन छन से, महक रही थी मल्लिकाओं की सुंदर सुगंधित कलियों से, कलकल करता नदियों का जल मुझ तक बहता आता था, देकर आर्द्रता शीतल जल मेरे मुखमंडल को सहलाता था। रिमझिम करती बरखा भी जब जब खिलकर आ जाती थी, सूखे सूखे मौसम को नव बसंत दे जाती थी। अब ये सब एक स्वप्न सा है कि मैं कभी स्वच्छंद मुस्काती थी। बिगड़ गया अब रूप मेरा भी, अब कुछ भी पास नहीं मेरे, सूखे झरने मलिन है सरिता, सूखे पुष्प पल्लव मेरे, अब बरखा भी साथ नहीं मेरे, चारों ओर घिरे मायूसी के घेरे, धुंधले सपने मिटती आशा, चारों ओर घिरी निराशा, हरियाली के आंचल में अटके कंटक नोकीले, क्षीण हुई जीवन की डोरी, बेरंग हुए सब रंग मेरे।
क्या बात है, क्या बात है! प्रकृति के लिए आपने लिखा है और मुझे तो लगता है कि लेखक ही हमारे समाज में वे लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को एक सही राह की ओर दिखा सकते हैं, सही दिशा उन्हें दिखा सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा पिछले 2-3 सालों से आपने लिखने की शुरुआत करी, लेकिन ये जो लिखने की हॉबी थी, ये बचपन से थी या फिर आपकी अगर पर्सनल लाइफ़ या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो तो आप एज़ ए टीचर इस वक़्त जॉब कर रही हैं? या फिर ये जॉब में आने के बाद आपने स्टार्ट किया था लिखना? नहीं पहले मतलब अगर बचपन से पूछा जाए तो हुँ, बचपन में मैं ऐसे ही कभी-कभी जैसे बच्चे तुक्के लगा दिया करते हुँ, हैं, ऐसे लगा दिया करती थी। हाँ, मगर मुझे इतना वो तो होता है ना कि हुँ, ज्ञान तो नहीं है ना किसी भी चीज़ का। हुँ, फिर उसके बाद मतलब मन करता था कि मैं कुछ लिखूँ, कि मैं भी जी, लिख सकती हूँ जब सब कर सकते हैं। हुँ, ऐसा मेरा वैसे अक्सर सभी काम के लिए आता है जी, मेरे मन में कि मैं भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं जब पढ़ाने लगी तो थोड़ा अब जब हम पढ़ा हाँ, रहे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं। हाँ। तो बस मेरे मन में थोड़ा-थोड़ा आने लगा, मैं थोड़ा-थोड़ा लिखने किन-किन लगी। राइटरों को आप फ़ॉलो करती हैं? जैसे राइटर्स में तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं जी, कवि, उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हुँ, उनका क्या है वो मुक्त छंद लिखते हैं। मुक्त छंद यानी मतलब उनकी जो गद्य की तरह से कविताएँ चलती हैं, हुँ, गद्यांश की तरह से। हुँ, जैसे हम कुछ गाकर करते हैं ना, हुँ, तो अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि जो गाकर मतलब बाद में राइमिंग वर्ड्स मिलने चाहिए, हुँ, हुँ, एक तर्ज होनी चाहिए, जी, 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 उसी को पोएम या उसी को ही हुँ, मानते हैं ना। तो मगर ऐसा नहीं है, जो कई बार हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो उस तरह से नहीं आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कई बार हम उनको बोलते हैं और अपनी बात को उस तरह से बताते चले जाते हुँ, हैं, तो उसमें वर्ड्स की गहराई होती है क्योंकि कविता में क्या होता है हम जब स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें हम हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करते जाते हैं कई बिल्कुल, बार, है बिल्कुल। ना? लेकिन जब हम कविताओं की पंक्तियाँ लिखते हैं तो उसमें छोटी-छोटी लाइन में भी बहुत सारे हाँ, अर्थ जैसे निकल अक्सर जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार वो तो बड़ा शेरो शायरी करता है, लेकिन शेर और शायरी इन दोनों में अंतर है, ये आप मानते हैं? ये तो मेरी शेरो शायरी मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन वैसे शेरो मैं शायरी में दोनों में अंतर है, जैसा आपने राइमिंग की बात करी, अच्छा, शायरी वो होती हैं अच्छा, जिनकी लास्ट में राइमिंग मैच करती है। शेर अच्छा और होता शेर है वो उसी तरह एक से हो जाता पंचिंग लाइन होगा। होता है, एक अच्छा, खूबसूरत लाइन आपने लिख दी, जैसे एक महान शायर है उनने कहा है कि सो जाते हैं अक्सर फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, अच्छा। गरीब किसी नींद की गोली के मोहताज नहीं होते। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये शेर है। अच्छा, लेकिन अगर हम शायरी की बात करें तो हुँ, उसमें हुँ। फिर लास्ट में राइमिंग मैच होती है। आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने अक्सर देखा है जितने राइटर होते हैं, जितने लेखक होते हैं, वे एक खूबसूरत वक्ता तो होते हैं। इनका जो ये शब्दकोश है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बड़ा मजबूत होता है। तो आप कभी जब ट्रैवलिंग करती हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे कहीं पर दीवारों पे भी कुछ अच्छा वर्ड लिखा होता है तो उसे चुराते हैं? कि हाँ, इस वर्ड को मैं कहीं पर इस्तेमाल करूँगी? हाँ, हो जाता है ऐसा क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा मन में आता है ऐसा जी, कि मैं ये जो शब्द है मैं इसको अपनी कविता में प्रयोग करूँगी। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा होता है जब मैं लिख रही होती हूँ तो हम कई बार अर्थ तो समझ रहे होते हाँ, हैं, शब्द नहीं मिलता है। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग जी। में थोड़े-थोड़े आने लगते हैं। फिर हम खोजने सा लगते हैं कि हाँ, अगर इस जगह पर मैं ये वाला शब्द मिला दूँगी तो और अच्छा और लगेगा लगेगा। क्योंकि शब्दों से और थोड़ा सुंदरता बढ़ यूनिक शब्द है, तो फिर हाँ। आपने जो कविता लिखी है, हुँ। वो बड़ा ही भारी हो जाती है। क्या एक राइटर को एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है लिखने के लिए? जिस अ टाइटल पे वो लिखने जा रहा है? थोड़ा शायद वो भी ज़रूरी है, हुँ, लेकिन जब मेरे ख़्याल से हाँ, मैं ऐसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान के अंदर फीलिंग्स होना बहुत ज़्यादा हाँ। ज़रूरी है। क्योंकि इंसान क्योंकि खूबसूरत उस वक़्त ही लिख सकता है जिस वक़्त हाँ, उसे एकाग्रता मिले, शांति मिले। शोर-शराबे में तो शायद हम उतना खूबसूरत ना लिख पाएँ। ये ऐस मतलब ऐसा भी हो सकता है, हुँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हुआ है अभी तक क्योंकि मैं सबके बीच में ही होती हूँ और मेरे दिमाग में जब कभी कुछ आती हैं लाइन, हुँ, मुझे उसी टाइम लिखनी होती हैं। हुँ, थोड़ी देर में मैं भूल जाती हूँ, थोड़ी देर में वो लाइन फिर नहीं आएगी। फिर यहाँ तक कि मुझे टॉपिक भी नहीं आएगा कि मैंने हुँ, किस टॉपिक पर सोच लिया था। जी, तो ऐसा होता है, अगर मैंने उसी टाइम लिख लिया है तो क्या होता है हम उस जगह पर खुद पहुँच जाते हैं। हुँ, मतलब मेरा यहाँ पर मैं हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। हुँ। आप समझ रहे होंगे जी, इस जी, चीज़ जी, को। जी, जी, ये आप तो बहुत गहराइयों में ले गए। तो वो चीज़ होती है बस मेन। जैसे आपने बताया कि आपने माँ के बारे में लिखा है। हुँ, अगर माँ का करैक्टर अगर हम देखें ये तो इंसान ही नहीं सही जीव-जंतु में भी सब एक समान है। हुँ। तो माँ पर जो आपने लिखा है ये अपनी माँ से प्रभावित होके लिखा है या कैसे लिखा है? माँ से तो कौन बच्चा प्रभावित नहीं होता हाँ, पहली बात तो ये है और मैं खुद भी माँ ही हूँ। हाँ, तो जब से मतलब मैं खुद से माँ बनी हूँ जब हाँ, तब से मुझे पता चला है कि जो हाँ। माँ होती है वो कितनी गहरी होती है। उनकी भावनाएँ क्या हैं? क्या होती हैं। तो उन्हें तो शब्दों में कैसे पिरोया है आपने? थोड़ा एक मैंने बार उन्हें सुन लेते हैं। मैंने जो माँ की लिखी हैं हुँ, मेरे पास अभी इस वक़्त 2 कविताएँ हैं जी। मेरी। एक तो है जब मैं बहुत ज़्यादा उदास थी एक बार, तो हुँ, मैंने तब लिखी थी। अब
मतलब सोच के कि मतलब अब मेरा मन नहीं था कि मैं किसी से भी बात करूं, तो उस वक्त मुझे महसूस हुई सबसे ज़्यादा अपनी माँ की कमी। तो मैं अच्छा। चाहती थी कि इस वक्त मेरी माँ मेरे पास हो। तो मैं आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर। सो जाने का मन है, आज मेरा किसी से कुछ कहने या हंसने का मन नहीं, रोने का मन है। रोते रोते माँ के आंचल में छुपकर सो जाने का मन है। बहुत थक गई आंखें देखकर रंग दुनिया के, भिगोकर पलकों को उन्हें धोने का मन है। छल फरेब और धोखे के कांटों से छलनी मन है। माँ, शांत शीतल स्पर्श से तेरे उन जख्मों को सी लेने का मन है। निराशाओं से भरी घुटन के एहसास में मातृत्व की हवा पाने का मन है। थमी हुई जीवन की डोर को माँ के अंक में झुलाने का मन है। रिश्तों में उलझी मन की डोर तोड़कर सुलझाने का मन है। थके हुए बंधनों से मुक्त हो जाने का मन है। दूर होकर सबसे गुम हो जाने का मन है। माँ, तेरे आंचल में छुपकर सो जाने का मन है। क्या बात है, क्या बात। ये आपने उस वक्त लिखी है जब आप उदास थे, तो हाँ, उस जब वक्त आपने माँ को मिस करा। बिल्कुल और अक्सर ये होता है कि हम कितना ही बाज़ारों में घूम लें, हम भीड़-भाड़ में घूम लें, लेकिन हम जब घर जाते हैं, तो हमारी निगाहें सिर्फ़ माँ को माँ तलाशती को हैं, ढूंढती हैं। क्योंकि घर पूरा तभी होता है जब घर पर माँ होती है। बहुत खूबसूरत मैम आपने माँ के बारे में लिखा है। और एक शायर हैं मुनव्वर राना जी, उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे भी माँ पर याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ आई। और आज मैं इस अपने मंच के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान की तेज़ी उसके सामने कभी मत चलाओ जिसने आपको बोलना सिखाया। क्योंकि माँ वो पहली अध्यापिका हैं जिन्होंने हमें हमारा बेसिक नॉलेज जो है हमें माँ से ही माँ प्राप्त से होती है। मिलती है। माँ के बारे में आपने इतना खूबसूरत लिखा है, इसके अलावा आपने और किन-किन विषयों पे लिखा है? एक मैंने स्त्री और पुरुष में भेद के लिए लिखा है अच्छा। कि मतलब कितनी भी ताकत उसके अंदर हो जाए हाँ, या कुछ भी कितना भी नारी के बारे में लिखा है। नारी के लिए, जी। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हाँ। एक कोने अगर देखा जाए तो वो कमजोर रहती ही है पुरुष से। और क्योंकि सबकी सोच एक सी तो नहीं होती है ना। आप जैसे आपका विचार है कि आप बोलते हैं कि एक पुरुष को जन्म देने वाली नारी कमजोर कैसे हो सकती है, जी। लेकिन क्या होता है कि पुरुष जो जिसको उसने जन्म दिया है कई बार वही उसके सामने बलवान होकर खड़ा हो जाता है तभी तो माँ बेसहारा हो जाती है, ऐसा भी तो होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर शिकायत, अब वो इंसान से क्या करे, इंसान तो इंसान ही है ना। तो सीधे उसने मतलब भगवान से ये शिकायत की है कि कमजोर तो ऊपर से ही बना के भेजा था। एक नारी की जो संवेदनाएं है तो परमात्मा हाँ, से, वो तो ईश्वर उस से पर आपने शिकायत लिखा है। की, क्योंकि अब वो कहीं पर नहीं कर सकती है शिकायत, अब भगवान ही है उसके लिए। सबसे पहले सुनते हैं आपने क्या लिखा है। ठीक है, इसका जो टॉपिक है वो है भेद। भेद। एक नारी की ईश्वर से शिकायत। भेद तूने ऊपर ही किया जब आदमी को बल और औरत को कोमल तन दिया। तूने दिया मनोबल वो किस काम आया जब कदमों तले आदमी के रोंदी गई काया। नेत्र नदिया अश्रु की दुग्ध सागर आंचल दिया। भेद तूने ऊपर ही किया रक्त प्रवाह भी औरत को दिया। मन आकांक्षाओं का क्षेत्र था जो दब गया बलिदानों तले। कर्तव्य भी और त्याग भी माथे उसी के मंड दिया। भेद तूने ऊपर ही किया कि लाज भी लिहाज भी मर्यादाओं का बंधन दिया। हौसले बुलंद हो फिर भी क्या कर लेगी वो, रास्तों को तो जिम्मेदारियों से उसके भर दिया। न चाह दी जीने की न मृत्यु का रास्ता दिया। भेद तूने ऊपर ही किया पिता भाई पति पुत्र के स्वरों से स्वर उसका दबा दिया। क्यों ना दी काया कांटों की, क्यों पत्थर सा मन ना दिया। क्यों ना दिया आग सीने में, तूफान आंखों में क्यों ना दिया। कांपता अरि थर थर समक्ष क्यों ऐसा वायु वेग न दिया। दर्द से धधकता मन दिया और हुनर झूठी मुस्कान का दिया। भेद तूने ऊपर ही किया जब आदमी को बल और औरत को कोमल तन दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने परमात्मा के लिए लिखा है। हाँ, ये ईश्वर से शिकायत है। आपने बताया कि जैसे एक पुरुष को अगर एक नारी ने जन्म दिया और वो ही उसके सामने बलवान होकर अगर खड़ा हो जाए तो फिर वो नारी क्या करेगी? क्या करेगी? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा अपने इस मंच के माध्यम से कि अगर आप नवाब हैं वो लोग जो गुस्से में भी अपनी बातचीत की तहजीब नहीं भूलते। तो मैम, नारी के बारे में आपने लिखा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम अपना इतिहास टटोलें तो देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति पहले इतनी ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं थी। आज आप कैसे देखते हैं महिलाओं की स्थिति आज कहाँ पर है? पहले के और अब में महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। क्योंकि अब क्या है, महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठाना सीख गई हैं।
वो अपने आप को कमज़ोर नहीं मानती हैं कुछ करने के लिए। वो अलग बात है ताकत की, जो मेरी कविता में मैंने बोली है जी। वो चीज़ अलग है। लेकिन आज संवैधानिक तौर पर या हाँ, कानूनन तौर उस पर तरह वो से मजबूत है। हाँ, मजबूत है। आज के टाइम पे वो जो करना चाहती है वो कर भी लेती है, किसी भी जी। क्षेत्र में वो पीछे तो है नहीं अब इस टाइम पर। तो मैं नहीं मानती कि अभी खराब है, बिल्कुल। पहले से कम 80% तो बेटर ही हो चुकी है। नारी के बारे में आपने, स्त्री के बारे में इतना खूबसूरत लिखा है, क्या आपने पिता के बारे में भी लिखा है कुछ? हाँ, थोड़ी सी लाइन है, कुछ लाइन है जो मैंने लिखी थी पिता के लिए। पिता तो चट्टान है, वो ही तो महान है। माँ है ममतामयी, पिता हर समस्या का समाधान है। कांप उठती है रूह जिसको खोने के डर से, पिता ईश्वर का दिया वो वरदान है। दुनिया बिखर जाती है एक पल में ऐसे, जंगल में बिछड़ा हिरन हो जैसे। पिता के साय के बिना हर शख्स लगता जैसे हैवान है। माँ में लिपटी जान है तो पिता में सिमटा सारा जहान है। क्या बात है, क्या बात है। और क्या खूबसूरत आपने पिता के बारे में लिखा है। और मैं तो कहूँगा बहुत मजबूत होता है पिता का वो कंधा जो घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है। और सभी लोग से ये भी कहूँगा कि परवरिश हर औलाद को इतनी मिले कि ना कोई माँ बाप सड़कों पे मिले, ना कोई नवजात हमें कचरे पर मिले। बिल्कुल। तो मैं माता पिता के बारे में आपने लिखा है, प्रकृति के बारे में आपने लिखा है। इन दिनों बरसात का मौसम है, इस वक्त भी जब हम शूट कर रहे हैं तो बाहर धीमी धीमी बरसात चालू है, तो क्या मौसम पर भी आपने कुछ लिखा है? हाँ, लिखी है कुछ। तो सुना दीजिए। जैसे बादल और धरती का थोड़ा सा ये कि जब बादल गरजने शुरू होते हैं तो धरती भी थोड़ी खुश हो जाती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं लगता जब सूखा मौसम हो रहा होता है कि धरती इंतजार कर रही है बादलों का। तो हम उसको एक प्रेमी और प्रेयसी की तरह से भी देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही लिखा था। अगर आपने प्रेम की गहराई भी लिखी है तो वो मौसम के लिए लिखी है। जी। दर्द बहुत है बादल में तभी बरसात होती है, लेकर आंसू बादल के धरती भी आंचल भिगोती है दूर सदा से ये दोनों पर बिछड़ कभी नहीं पाए। सच्चे प्यार की शायद यही पहचान होती है। बादल गरज कर रोता है, धरती चुप चुप दर्द को सहती है। घेर के धरती को बादल मलय पवन बहाता है, धरती के जलते अंगों को शीतलता दे जाता है। जाने कितनी दूरी है, दोनों की मजबूरी है। मिलने की चाहत में जाने कितनी सदियां बीत गईं, ना अंबर नजर फिरा पाया, न धरती पीछे हटी कहीं। प्रीत डोर से बंधी हुई है, दोनों की परछाई देख देख कर अमर हो रहे दोनों प्रेम की गहराई। क्या बात है, आपने तो इसमें प्रकृति का प्रेम दिखा दिया कि वो भी प्यार करते हैं। लेकिन एक युवक है जिसने मोहब्बत में लिखा है मौसम के बारे में कि मेरी मोहब्बत बेजुबां होती रही, दिल की धड़कनें अपना वजूद खोती रही, कोई नहीं आया मेरे दुख में मेरे करीब, एक बारिश ही थी जो अकेले मेरे साथ रोती रही। बहुत अच्छी। तो साथियों, मैम से जिस वक्त हम बतौर एक लेखक उनके एपिसोड लेने की बातचीत कर रहे थे तो आपने मेरी टीम से के सदस्य नीरज सिंह फर्त्याल जी, तो उनको आपने अपनी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक कविता भेजी थी जिससे वो खासा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मनीष भाई ये एपिसोड तो बनता है। एक बार मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को भी वो कविता एक बार आप सुना दें। जी। मन निष्क्रिय निष्प्राण सा, इसका अच्छा टाइटल है, मन निष्क्रिय निष्प्राण सा। रुके हुए जलाशय सा मन, निष्क्रिय निष्प्राण सा, कोई नहीं उत्साह ना ही इच्छा शक्ति कि वो प्रवाहित हर्षो उल्लास सा। मन निष्क्रिय निष्प्राण सा, नहीं कर पाया प्रशस्त कोई मार्ग भी। मन निष्क्रिय निष्प्राण, नहीं कर पाया शांत पिपासा ज्वलित अंग की। रश्मियां दिनकर की क्रीड़ा कर गई उसकी सतह पर, सहला गई गुदगुदा गई, मारुति बन सकी उसको कुछ पर नहीं दे पाया कोई उसे जिजीविषा जीवन की। कोई छेड़ गया उसके सहमे तन को, कर गया जख्मी उसके शांत अंतर मन को। वो विहल हुआ कोलाहल किया, बस फिर थम गया उस क्षण को। वहीं रुक गया निष्क्रिय निष्प्राण सा, बेहल बेहल बेजान सा। वो नहीं मिल पाया किसी दरिया से कभी, वो घुट गया रुक गया जल गया तपिश में अपने ही दर्द की। और फिर शुष्क हुआ एक दिन, उड़ा हो परिवर्तित वाष्प में, मिट गया अस्तित्व उसका खाली रहा एक गर्द में। और दे गया कुछ घास तिनके अपनी नमी के तल में, रुके हुए जलाशय समान निष्क्रिय निष्प्राण सा।
क्या बात है, क्या! और ये जो आपने पंक्तियाँ लिखी है, मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ कि ऐसा शब्दकोश आपका ही हो, क्योंकि मैम हिंदी और संस्कृति की अध्यापिका भी हैं। इस वक्त मैम हमारा एक प्रतियोगिता करा रहे हैं रानीखेत में, रानी की सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 करके। तो मैं अक्सर अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहते रहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ जीतना है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमें प्रतिभा करना है। लेकिन अभी मैं आपकी डायरी में देख रहा था, आपने हार और जीत को लेकर भी कुछ लिखा है, तो ये हमारे लिए बड़ी काम की रहेगी। मैं चाहूँगा ये पंक्तियाँ भी एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए, जितने लोग एटलीस्ट प्रतिभा कर रहे हैं। ये मेरी बहुत पुरानी हाँ। लाइन्स हैं, ऐसी लिख दी थी मैंने बैठे जी। बैठे। मैं कभी झूठे ख्वाब नहीं देखती, सच्चाई का सामना करना आता है मुझे। मैंने कभी जिंदगी से प्यार नहीं किया, जिंदगी को हमेशा खेल समझा, और जिंदगी ने मुझे एक खिलौना। कभी मैं जिंदगी से खेली और कभी जिंदगी मुझसे। इस खेल का परिणाम क्या होगा मैं जानती हूँ, ना जिंदगी हारेगी ना मैं। एक मौत है जो इस खेल को परिणाम देगी। मैं थक जाने पर इस खेल से चुपके से निकल जाऊंगी। जिंदगी हार जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। क्या बात है! और ज़िंदगी एक खेल है, हार और जीत सिक्के के एक पहलू है, और परिणाम कुछ भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या हमने इसमें प्रतिभा किया, क्या हमने प्रतिभागी खेला। होना। जी। तो मैम जैसे हम देखते हैं आज के समय में हम विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। लेकिन अगर हम साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो ये दिन प्रतिदिन जो है पिछड़ता जा रहा है। आज भी कई नवयुवक होंगे जो लिखना चाहते हैं। एक बार मैं चाहूँगा आप उन्हें क्लियर कर दीजिए कि भविष्य को लेकर क्या उनका साहित्य में स्कोप निकल आ सकता है? साहित्य पहले तो उसमें रुचि का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। अब जिन हुँ, लोगों की रुचि है वो कई बार समय कम हुँ, होने की वजह से भी हुँ, नहीं कर पाते उसमें हुँ, ना। साहित्य से अगर मनुष्य को सबसे पहले तो साहित्य में ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हुँ, रुचि का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमारे अगर हम उसको अपने करियर से जोड़ते हैं तो हुँ, वहाँ पर हम पत्रकार बन सकते हैं, संपादक, संचालक हुँ, बन ही सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा वही कर सकता है जो एक अच्छा पाठक हो सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अब हम कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने जो भी कुछ लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा वो पब्लिश होगा, उसके बाद में हमारी बहुत ज़्यादा हाँ, प्रसिद्धि हमें मिले। हाँ, हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हाँ, कि क्योंकि हर काम में हर किसी को पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मानूँ तो एक साहित्यकार ने अगर 4 लाइन भी कहीं पर लिख दी हैं, वो उसके जीवन से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर उसने कहीं पर या वो देखी किसी हैं। के जीवन में बदलाव ला हाँ, सकती उसने है। उसने उस चीज़ को महसूस किया है और वो मैंने लिख दी है कागज़ पर। जी। अब वो किसी और के जीवन से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने उन लाइन को वैसा ही महसूस किया जो मैंने महसूस किया था। जी। तो सबसे बड़ी सफलता तो लेखन की और वही है। किसी को राहत के कुछ पल मिल जाए आपको पढ़कर। हाँ, किसी को हमारी लेखनी से कुछ राहत के हुँ, कुछ पल मिल जाए, कोई खुशी दे जाए हुँ। और शायद उसको कुछ आगे बढ़ने का हौसला भी दे जाए। एक सवाल और चाहूँगा मैं आपसे कि काफ़ी यंगर्स इस वक़्त होंगे जिनकी लेखन जो है हॉबी होगी, उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे वो खूबसूरत लिख सकें? जैसे कि मैंने बताया अभी, तो सबसे पहले एक अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी हुँ, है। पढ़ने में जब हमारा इंटरेस्ट होगा, हम सबसे ज़्यादा हमें कविताएँ पढ़नी चाहिए, कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो तो सभी को पता है कि हुँ, शब्दकोश बढ़ता है। हम इसी चीज़ को हम जब हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तब हुँ। हम उसको बोलते हैं कि तुम अपने ये पढ़ो, वो पढ़ो, अपने डिक्शनरी अपने हाथ में लेकर रखो। ये सब चीज़ें तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं ना, जी। अगर हम हिंदी में साहित्य लिख रहे हैं तो। तो सबसे ज़्यादा तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लिखने की जब हम लिख रहे हैं उस वक़्त हमने जिस बात को साधारण शब्दों में लिखा है, अगर हम धीरे-धीरे विकसित हो रहे हैं एक तरह से उसको लिखने के लिए, तो हम उनके लिए कुछ अच्छे शब्द भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, साहित्य की सुंदरता जो होती है वो शब्दों से बढ़ती है बिल्कुल, बिल्कुल। ना? तो मेरे ख्याल से एक अच्छा हाँ। पाठक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खामोशियाँ आपने कुछ लिखा है, हाँ, मैंने तो खामोशियाँ लिखी थी। ये हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। खामोशियाँ। अब जैसे कि हम सोच सकते हैं ना, कई बार हमारी जो खामोशी होती है उसमें भी बहुत शब्द छिपे होते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। हुँ, खामोशियों में भी होती हैं कुछ कहानियाँ, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ बंद पलकों को आंसुओं में भिगोते हुए। हुँ। कहती हैं कहीं अनकहीं, कुछ रुकते हुए, कुछ बहते हुए, तूफानों को सहते हुए, यादों भरी लहरों की गोद में हिलकोरियाँ लेते हुए। डूब जाती है कभी, उबर आती है कभी, दिखती है समझ कभी, कानों में गूंजती हुई। क्या बात है, क्या बात है! खामोशियों के बारे में लिखा है आपने। और किसी शायर ने कहा है कि शोर करते रहे तुम सुर्खियों में आने का,
हमारी तो खामोशियाँ ही एक अखबार है। तो खामोशियों में भी शोर होता है। बिल्कुल। हाँ। हम किसी को शांत देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शांत ही है। हाँ, उसके अंदर कितना शोर है। उसके अंदर कितना प्रलय है। वो चीज़ तो हाँ, समझने वाला ही समझ सकता है। बिल्कुल, हर बिल्कुल, कोई नहीं बिल्कुल। समझ सकता है। तो मैम काफ़ी खूबसूरत आप लेखक हैं और मुझे तो आज आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई और अच्छा लगता है जब हम किसी लेखक के संग बैठे होते हैं, उससे बातचीत कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा भविष्य में भी आप और अधिक खूबसूरत लिखें और फिर से मुलाकात करेंगे अपने इस जी। डिजिटल स्टूडियो में आपकी कुछ और पंक्तियों के संग, आपकी कुछ और बड़ी कविताओं के संग। तो फिलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का और वक्त हो चुका है शक्ति वर्मा जी से विदा लेने का। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। फिर लेके आएँगे ऐसे ही किसी खूबसूरत लेखक को, उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो तब तक के लिए टीम हेलो अनिकेत, हेलो कुमाऊँ की ओर से सभी उत्तराखंड वासी और सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। नमस्कार।